हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तात्विक या फिर अराजकतावादी। क्योंकि महात्मा गांधी जो है अराजकतावादी अपने आप को मानते थे, क्योंकि उनके द्वारा राज्य का विरोध किया गया था। जिस प्रकार मार्क्सवादी राज्य का विरोध करते थे, उसी प्रकार इनके द्वारा भी राज्य विहीन समाज की बात की गई थी। आप देख सकते हैं, गांधी जी राज्य विरोधी थे। मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान वे एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए उन्हें अराजकतावादी विचारक कहा जाता है। अगला है हमारा वाद, प्रतिवाद और संवाद की अवस्थाओं के जरिए चलने पर चेतना सर्जन का सार और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगल। ठीक है, वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात जो है हीगल के द्वारा की जाती है। हीगल मानते हैं कि किसी भी विषय या सब्जेक्ट में सबसे पहले वाद होता है, उसके बाद विवाद होता है यानी प्रतिवाद होता है, और वाद और प्रतिवाद से मिलकर एक नया संवाद निकलता है। आप देख सकते हैं, हीगल के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील तथा द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक का मतलब है डायलेक्टिकल मेथड, और साथ ही यह आंतरिक विरोध के द्वारा संचालित होती है। इसका प्रत्येक सोपान वाद, प्रतिवाद और संवाद से बनी त्रयी के रूप में दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो नव उदार पूंजीवाद का जो बौद्धिक जनक है, F.A. हेयक को माना जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हेयक का उदारवाद आधुनिक पूंजीवादी कल्याणकारी राज्य में प्रचलित सकारात्मक उदारवाद से सर्वथा भिन्न है। उसके अनुसार सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था को बाजार प्रणाली से पृथक रखना चाहिए। स्वयं बाजार को वितरणमूलक न्याय का साधन नहीं बनने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवाद के विचार के साथ मध्यम वर्ग जो है लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ये जो है कहने वाले विचारक थे बुखारिन, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, बुखारिन को पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा, और मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक जो था बुखारिन था। और मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी, ये बुखारिन के द्वारा कहा गया था। अगला है, राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ये कहा था चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, कौटिल्य ने राजा के कर्तव्य की चर्चा करते हुए कहा कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, और प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट से संबंधित है, कथन और कारण से संबंधित है। इसे देख लेते हैं। अभिकथन और तर्क दिया गया है। मैकियावेली चर्च विरोधी था, परंतु धर्म विरोधी नहीं था, क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है। शांति जो है भाग्य तथा सफलता लाती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्योंकि मैकियावेली जो है चर्च विरोधी जरूर थे, लेकिन धर्म विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि धर्म जो है शांति व्यवस्था उत्पन्न करता है, ठीक है, और शांति के माध्यम से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म की मान्यताओं को और न दैविक कानूनों के अस्तित्व को स्वीकार किया। उसने इस बात से भी इनकार किया कि मानव का कोई पारलौकिक उद्देश्य है। वह संत एक्विनास, ठीक है, कि इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संभ्रांत वर्ग के निम्नलिखित सिद्धांतों को नीचे दिए गए कूट से सही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो आ जाएंगे पेरेटो आ जाएंगे, अभिजनवादी विचारक जो हैं 1848 से 1923,
1848 से 1923। उसके बाद मोस्का आ जाएंगे, ये भी अभिजनवादी विचारक हैं, 1858 से 1941। उसके बाद रॉबर्ट मिचेल्स आ जाएंगे 1876 से 1936, और अंत में सी राइट मिल्स 1916 से 1962। और सम्भ्रांत को यहाँ अभिजन वर्ग से आशय ऐसे लघु अल्पसंख्यक वर्ग से होता है जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों, प्रभावशाली सामाजिक वर्गों आदि के आधार पर राजनीतिक क्षेत्रों में प्रबल प्रभाव रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनको क्रम में लगाने की बात करा तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है शुद्ध चारवादी क्रांति हुई थी 1640 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद गौरवमयी क्रांति 1688 में। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति 1917 में, और अंत में चीनी साम्यवादी क्रांति 1949 में, यानी इंडिया के आज़ादी के 2 साल के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करके कुशई कूट का चयन कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा उदारवाद, उसके बाद समाजवाद, और समाजवाद के बाद प्रत्यक्षवाद, और अंत में अराजकतावाद आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्रेशन नोट कर सकते हैं। उदारवाद क्या है, ठीक है, समाजवाद क्या है, और अराजकतावाद क्या है। आप अराजकतावाद को देख सकते हैं। अराजकतावाद इस बात में विश्वास करता है कि समाज का स्वरूप राज्य विहीन होना चाहिए, और समाजवाद कहता है समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण रहता है। और उदारवाद कहता है उदारवाद की संकल्पना स्वतंत्रता के विचार से संबंधित होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित विचारकों को उनके सही क्रम में लगाने की बात कर रहा है। तो फिर देख लेते हैं इसके। सबसे पहले आ जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक के बाद मोंटेस्क्यू, जिसने पावर ऑफ सेपरेशन का सिद्धांत दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। और उसके बाद आर्थर बेंटले आ जाएंगे, और बेंटले के बाद अंत में ऑलमंड आ जाएंगे, यानी दूसरा इसका हो जाएगा। आप देख सकते हैं जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक ने क्या दिया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत 1630 ईस्वी में। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया 1748 में। उसके बाद आर्थर बेंटले आते हैं जिन्होंने व्यवहारवाद 1908 में दिया था। उसके बाद अंत में ऑलमंड जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से संबंधित है, और ये सिद्धांत जो है 1971 के द्वारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑलमंड का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। उदारवाद, उदारवाद का संबंध जो हो जाएगा आरसी दत्ता से हो जाएगा। और अराजकतावादी कौन थे, एम.के. गांधी थे। और फांसीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण का संबंध जो है CSC बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस से हो जाएगा। और समाज की प्रमुखता का जो संबंध है B.R. अम्बेडकर के द्वारा हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। उदारवादी कौन थे, आरसी दत्ता थे। और अराजकतावादी कौन थे, महात्मा गांधी थे। और फांसीवादी और प्रजातंत्र संश्लेषण यानी फांसीवाद और प्रजातंत्र का जो मिला जुला रूप था वो सुभाष चंद्र बोस थे। और समाज की प्रमुखता की बात जो करते थे B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत दिया था A.D. लिंडसे ने। ठीक है, यानी A.D. लिंडसे ने लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत दिया था। और लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत की बात करें, जोसेफ शुम्पीटर ने दिया था कार्यविधिक। ठीक है, जोसेफ शुम्पीटर जो है कार्य को विधि रूप से करने की बात करते थे। और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, ठीक है, ये एंथनी डाउन्स के द्वारा दिया गया था। और बहुतंत्र की बात आपको पता है रॉबर्ट डेहल के द्वारा की गई थी। आप इसे नोट कर सकते हैं। लोकतंत्र का क्लासिकी सिद्धांत A.D. लिंडसे, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत शुम्पीटर हो जाएंगे, और लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स हो जाएंगे। और बहुतंत्र की बात जो है रॉबर्ट डेहल के द्वारा की गई थी। अगला हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा, तो इसे देख लेते हैं। विधि का शासन का संबंध जो है डायसी से हो जाएगा। और शक्ति पार्थक्य की बात जो करते हैं जॉन लॉक करते हैं। प्राकृतिक अधिकार की बात, ठीक है, इसमें जो विधि का शासन डायसी हो जाएगा। शक्ति पार्थक्य की बात करेंगे, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो दिया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था, यानी पहला हो जाएगा। और प्राकृतिक अधिकारों की बात जॉन लॉक के द्वारा की गई थी। और एकत्व की बात जो है जॉन ऑस्टिन के द्वारा की गई थी। आप इसे देख सकते हैं। विधि का शासन डायसी हो जाएंगे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यहाँ पे शक्ति जो है पार्थक्य एक ही बात है, तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक से संबंधित, एकत्ववाद जो है जॉन ऑस्टिन से हो जाएगा। अगला हमारा तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान था, उक्त टिप्पणी किसकी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी
डोरोथी पिकल्स के द्वारा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डोरोथी पिकल्स ने यह कहा है कि पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गाल द्वारा निर्मित संविधान था। अगला है समकालिक राजनीति का प्रमुख उपागम है। तो समकालिक राजनीति का जो प्रमुख उपागम था नव संस्थावाद। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समकालिक राजनीति का जो प्रमुख उपागम नव संस्थावाद है। उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियां एवं अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के से लिया गया है। तो टी.एच. मार्शल का जो नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है, यानी इंग्लैंड से लिया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं टी.एच. मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन के अध्ययन से लिया गया है। अगला हमारा फिर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से। तो इसे देख लेते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। और तर्क है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नरजातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित उसकी चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को हेयर प्रणाली भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली जो है हेयर के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसे हेयर प्रणाली भी कहते हैं। इस पद्धति को अपनाने के लिए बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की संख्या के बराबर मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसमें उन्हीं उम्मीदवारों को विजयी समझा जाना चाहिए जिन्हें अपेक्षाकृत बहुमत नहीं वरन मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का समर्थन अर्थात चुनाव कोटा प्राप्त हो जाए। इसकी बात की गई है। अगला है हमारा निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। 18 का जो है सबसे पहले आ जाएगा द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, सबसे पहले स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच 1966 में और अंत में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित क्रांतियों को उनके होने के समय के अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैनसेविक क्रांति आ जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख सकते हैं 1904 में मैनसेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और उसके बाद अक्टूबर क्रांति 1917 यानी 1917 में, और अंत में जो है बोल्शेविक क्रांति 1917 यानी 1917 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। इसका पहला है H.G. वेल्स। H.G. वेल्स का संबंध है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और आर्नोल्ड जे टाइनोवी के द्वारा ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखी गई थी, और विल ड्यूरेंट के द्वारा द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी लिखी गई थी, और स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है स्टीफन हॉकिंग की, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ए है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो उपागम की बात की थी ऑलमंड के द्वारा की गई थी, यानी ग्रेवियल ऑलमंड, यानी इसका 4th हो जाएगा। और संरचना सिद्धांत जो दिया था वो दिया था कॉल ड्यूस ने, और सामान्य व्यवस्था का सिद्धांत दिया था डेविड स्टन ने। तर्कमूलक विकल्प ऑलमंड जो है तर्कमूलक विकल्प की बात करेंगे तो इसका जो है तीसरा एंथनी डाउन्स राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित। भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फ्रैंकल के द्वारा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रांसिस फ्रैंकल द्वारा भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किया गया। और मिश्रित राजनीतिक संस्कृति से आशय ऐसी संस्कृति से है जिसमें विभिन्न देशों की संस्कृतियां मिलकर एक नई संस्कृति को जन्म देती है। अगला है शब्द संघीय अथवा संघ किसमें आता है।
तो शब्द जो संघी अथवा संघ जो आता है भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आमुख में, भारतीय संविधान के खंड 3 में, आर्टिकल 368 में और भारतीय संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट इंडिया को कहा जाता है। लेकिन संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन अपनाने के साथ ही इसकी दुर्बलताओं से बचने के लिए एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपना लिया है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। विधान परिषद और विधानसभा दो राज्य में दो सदन होते हैं। विधान परिषद को संसद कभी भी बना भी सकती है और उससे समाप्त भी किया जा सकता है। आप इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा उसे समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है। संसद एक विधान परिषद को विघटित कर सकती है और इसका गठन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संदर्भ में संकल्प पारित करे। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि मजदूरों और किसानों का जो समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें, इसीलिए। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि मजदूरों एवं किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व जो है नहीं था। समाजवादी विचारधारा इस बात में विश्वास करती है कि उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए। इसी तरह से साम्यवादी विचारधारा राज्य विहीन समाज की अवधारणा में विश्वास करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल आर्मी जो बनाई थी INA रास बिहारी बोस के द्वारा बनाई गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में इसका कार्यभार जो है सुभाष चंद्र बोस को ये सौंप देते हैं। अगला क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। अभिकथन और तर्क दिया गया है। अध्यक्षीय प्रणाली की प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई थी और एक ही भाव वाले दल भारत में अपने को जीवित नहीं रख सके। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे यहाँ पे और इसकी व्याख्या भी राइट हो जाएगी क्योंकि एक ही भाव वाले जो दल थे भारत में अपने को जीवित नहीं रख सके क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली की प्रभावपूर्णता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई थी। आप देख सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है USA में अपनाई गई है। अध्यक्षीय प्रणाली में कुछ प्रमुख गुणों के होने से 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई। ये जैसे स्थायी कार्यपालिका, संकट काल में उपयुक्त नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा और दलबंदी का अभाव। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकारों से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता है। और तर्क है भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी राइट हो जाएंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन आपस में राइट नहीं है। क्यों नहीं है? एक में राज्यपाल के विवेकाधिकारों की बात कर रहा है, दूसरे में भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है, इसलिए एक्सप्लेनेशन आपस में मैच नहीं करता है। आप देख सकते हैं राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्य विधायिका को लौटा सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित जिस कालानुक्रम में रखे गए हैं उन्हें बैठाना है। आपको देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले विवेक की स्वतंत्रता की बात की गई है, उसके बाद राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने की बात की जाती है, उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और अंत में संविधान संशोधन होता है। कौन से आर्टिकल में? आप देख सकते हैं विवेक की स्वतंत्रता का संबंध जो है आर्टिकल 19 से है और राज्य विषय पर संसद द्वारा जो कानून बनाने का जो आर्टिकल है 249 है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली जो बात होती है 356 में आती है और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे भी देख लेते हैं। पहला है लेखानुदान। लेखानुदान हम आपको करा चुके हैं। लेखानुदान का मतलब है विचाराधीन बजटीय अनुमोदन से पहले से अनुदान। ठीक है, विचाराधीन जो बजट जब पास नहीं हो पाता है, हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम लेखानुदान
के माध्यम से पैसे को निकाल सकते हैं, यानी इसका फोर्थ हो जाएगा। दूसरा, वोट ऑन क्रेडिट का संबंध है पहला। वोट ऑन क्रेडिट का संबंध है, वोट ऑन क्रेडिट का मतलब है विस्तृत आकलनों के बिना एक मुश्त धन देना। यह है वोट ऑन क्रेडिट, यानी पहला हो जाएगा। और अगला है अनुदानों के लिए पूरक मांग की बात जो की जाती है, इसमें दूसरा हो जाएगा स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय जो होता है अनुदानों के लिए पूरक मांग होती है। और अंत में अनुदानों के लिए क्या होता है, अनुदानों से अधिक राशि का व्यय किया जाता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नांकित के अस्तित्व में आने का क्रम पहचानें। तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग आई थी 1906 में। अगला है भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1936 में हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। अगला है हमारा भारत के वित्त आयोगों के निम्नांकित अध्यक्षों को क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। ठीक है, क्रम में लगाने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे आराम से देखिए। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले NKP साल्वे आ जाएंगे। NKP साल्वे के बाद AM खुसरो आ जाएंगे। AM खुसरो के बाद जो है C रंगराजन आ जाएंगे। और अंत में 2014 में जो है विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर थे। तो इसका जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं NKP साल्वे 1987 और AM खुसरो 11वें थे 1998 में। C रंगराजन 12वें थे 2002 में। और डॉक्टर विजय केलकर जो थे 13वें यानी 2007 में। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो है 1942 यानी सेकेंड हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 पहला हो जाएगा। राजाजी फार्मूला का संबंध जो है, इसका सी राइट आंसर है, यानी राजाजी फार्मूला का संबंध 1944 1944 से हो जाएगा। और INA जो मुकदमा हुआ था नेवी से संबंधित है 1945 1945 से हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और राजाजी फार्मूला जो है 1944 से हो जाएगा। और INA मुकदमा जो है 1945 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। 1962, ठीक है, 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा किसने किया था, मोरारजी देसाई की सरकार ने 1978 में। और भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन जो है इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और बस कूटनीति की बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से संबंधित है। और आर्थिक उदारीकरण का संबंध PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा हो जाएगा, जिस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसका बी राइट आंसर है। आप देख सकते हैं लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, ठीक है, 1850। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 में आती हैं, यह जो है 1955 से हो जाएगा। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का संबंध 1964, ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। और रेलवे सेवाएं आचरण नियम का संबंध 1956 से हो जाएगा। अगला हमारा लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन है, प्रत्यायोजित विधेयक में ने योगदान किया है। तो प्रत्यायोजित जो विधेयक ने योगदान किस में किया है, अधिकारी तंत्र के उत्थान में, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रत्यायोजित विधेयक ने अधिकारी तंत्र के उत्थान में योगदान किया है। प्रत्यायोजित विधायन से आशय यह है कि विधायिका जब विधि निर्माण करने की शक्ति अपने अधीनस्थ किसी निकाय या एजेंसी को देती है तो उसे प्रत्यायोजित विधायन कहते हैं। अगला है हमारा, जब फ्रेड लवलुलिक्स ने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजावाद और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, तो वह निम्नलिखित का जिक्र कर रहे होते हैं। तो इसे समपार्श्विक समाज कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे भाई भतीजावाद आएगा समपार्श्विक। आप देख सकते हैं फ्रेडरिक्स ने विकासशील देशों की, ठीक है, फ्रेडरिक्स ने किसका अध्ययन किया था, विकासशील देशों का, नौकरशाही की व्याख्या करते हुए कहा कि इन देशों की नौकरशाही औपचारिकता और लाल फीताशाही को अनावश्यक महत्व देती है। इन दोनों के प्रशासकों में एक झूठा अहम समाया हुआ है, जो कि वे जनता के स्वामी हैं, न कि सेवक।
अगला क्वेश्चन है, कौन कहता है समन्वय प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है? ये कहा था एमपी फॉलेट के द्वारा कहा गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एमपी फॉलेट कहती हैं कि वह एक समन्वय प्रबंधक का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है। समन्वय से आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है। ये एमपी फॉलेट का मानना था। अगला है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार की वकालत किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिबद्ध नौकरशाही की बात जो की थी श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाया था। आप देख सकते हैं भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार की वकालत श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। और प्रतिबद्ध नौकरशाही से आशय ऐसी नौकरशाही से है जिसमें नौकरशाही सत्ता के लिए प्रतिबद्ध होती है। इस रूप में वह अपना निष्पक्ष स्वरूप कायम नहीं रख पाती है, यानी आप प्रतिबद्ध होते हैं उसके लिए। अगला है हमारा स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन। अभिकथन और तर्क दिया गया है। हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच भेद किया है। बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच जो भेद किया है पॉल एपलबी ने किया है। यहाँ पे हेनरी फ्योल दिया है, इसलिए ए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और आर है, वो कहते हैं कि सभी प्रतिष्ठान अथवा उपक्रम प्रशासन के एक समान सामान्य नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल तर्क इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए गलत है, आर राइट है। आप देख सकते हैं हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच भेद नहीं किया है। हेनरी फ्योल, मैरी पॉर्कर फॉलेट और उर्बिक जैसे विचारक लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन को एक ही मानते हैं और आगे कहते हैं कि प्रशासन के मूल तत्व प्राय एक से ही रहते हैं। वो कहते हैं सभी प्रतिष्ठान प्रशासन के एक समान सामान्य नियमों का पालन करते हैं। और फ्योल ने संगठन के 14 सिद्धांत बताए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। संगठन के 14 सिद्धांतों का निर्माण किसने किया था? फ्योल ने किया था, जिसमें 5 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला है योजना, दूसरा है संगठन, और तीसरा है आदेश, चौथा है समन्वय और पांचवा है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। अगला क्वेश्चन हमारा फिर अभिकथन और तर्क से संबंधित है। व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है। इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। बिल्कुल, इसे आधुनिक सिद्धांत के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि व्यवस्था उपागम ने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है। आप देख सकते हैं व्यवस्था उपागम एक व्यापक उपागम है जिसमें संकुचित परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखने की आम कमी नहीं रहती है। यह किसी संगठन के विभिन्न भागों में अलग अलग अध्ययन करने के बजाय प्रबंधकों को ऐसे दृष्टिकोण प्रदान करता है कि वे संगठन के समूचे रूप में और बड़े तथा बाहरी वातावरण के भाग के रूप में देखें। अगला है हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। रेंसिस लिंकट, ठीक है। रेंसिस लिकर्ट ने जो बात की थी सहभागी प्रबंधन की बात की थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेस्टर आई बर्नार्ड की बात करें तो उदासीनता का अंचल की बात की थी इन्होंने। और क्रिस आर्गिरिस के द्वारा जो की गई थी अति संवेदनशीलता प्रशिक्षण, ठीक है। और कर्ट लेविन के द्वारा समूह गत्यात्मकता की बात की गई थी। आप इसे एक बार और देख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है रेंसिस लिकर्ट सहभागी प्रबंधन, चेस्टर आई बर्नार्ड उदासीनता का अंचल, क्रिस आर्गिरिस अति संवेदनशीलता का प्रशिक्षण और कर्ट लेविन समूह गत्यात्मकता की बात करते हैं। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में रखता है? तो वह है वैश्विक परिप्रेक्ष्य के रूप में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में रखता है। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस बात में विश्वास करता है कि राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, इसीलिए इसका विनाश होना चाहिए। यह समाज के प्रत्येक स्तर पर वर्ग संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लुक ईस्ट नीति, ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई गई थी? तो लुक ईस्ट नीति जो बनाई गई थी पीवी नरसिम्हा की राव के द्वारा बनाई गई थी, अर्थात पूर्व की ओर देखो। आप लुक ईस्ट नीति पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहने के दौरान बनाई गई थी। लुक ईस्ट नीति को 1990 में प्रारंभ किया गया था। इस नीति को प्रारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत का दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाना था।
अगला हमारा सैनिक औद्योगिक संकुल, यह वाक्यांश किसने दिया था? तो सैनिक औद्योगिक संकुल ये पूछा गया है पीजीटी में, ये आइजनहावर के द्वारा दिया गया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर के द्वारा दिया गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक औद्योगिक संकुल वाक्यांश आइजनहावर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर स्टेटमेंट से संबंधित, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। रचनावाद इस पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतर क्रिया में नहीं बदला जा सकता, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है या यथार्थवाद मानता है। और अगला है क्योंकि राज्य अंतरक्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आती है, परंतु इसे क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए और यह एकात्मकता द्वारा रूप ग्रहण करता है। यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपस में दोनों का मैच नहीं करता है, दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। आप देख सकते हैं रचनावाद इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतरक्रिया में नहीं बदला जा सकता है, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य अंतरक्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आती, परंतु इसे क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए और एकात्मकता का रूप ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले वेस्टफेलिया की संधि आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है और 1648 मोस्ट इंपोर्टेंट है वेस्टफेलिया की संधि। और अगला है वियना कांग्रेस 1814 से 15 हो जाएगा। वर्साई की संधि आपको पता है, सैनिक गठबंधन 1919 हो जाएगा। और फिलाडेल्फिया जो अभी समय हुआ था 1967 से संबंधित हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी शिखर सम्मेलनों को क्रम में लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पृथ्वी सम्मेलन जो होते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 1992 में। दूसरा कोपेनहेगन में हुआ था 1994 में। तीसरा क्योटो में हुआ था 1997, जापान का क्योटो शहर हो गया। और अंत में जो बाली इंडोनेशिया 2007 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। संतुलन सिद्धांत यानी बैलेंस थ्योरी जो दी थी जॉर्ज लिस्का ने दी थी। संतुलन सिद्धांत जॉर्ज लिस्का, वास्तविक सिद्धांत हेंस जे मार्गेनथाउ, और क्रीडा सिद्धांत यानी खेल सिद्धांत का संबंध क्रीडा सिद्धांत का संबंध थॉमस सी सेलिंग से हो जाएगा। और अंत जो है संरचना सिद्धांत है, अंत में इसका संबंध संरचना जो है कॉलिड्यूस से संबंधित हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, लेखक और पुस्तकों से संबंधित है, तो इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैनले हॉफमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैनले हॉफमैन का संबंध कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से हो जाएगा। यानी स्टैनले हॉफमैन ने कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बुक लिखी थी E.H. कार के द्वारा। द वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर्स मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। E.H. कार ने द वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर्स लिखी थी। और K.J. हॉल्स्टी के द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बुक लिखी गई थी। और हेंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा पॉलिटिक्स अमंग नेशन बुक लिखी गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।